हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ की, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में। पिछली क्लास में हमने बात की थी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, पैथोजेंस क्या होते हैं। अब हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आज की क्लास में बात करेंगे वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, जो है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो वायरस क्या होता है? अ वायरस इज एन इन्फेक्शियस पार्टिकल, ओके, infectious particle consisting of a segment of nucleic acid, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat। तो वायरस एक तरीके का, सबसे पहले समझिए कि ये पार्टिकल होता है। ये अपने आप में लिविंग बीइंग नहीं है, इसीलिए हम इसको पार्टिकल बोलते हैं, राइट। अब ये पार्टिकल है, ये इन्फेक्शस है, ये इन्फेक्ट करता है, किसी को भी इन्फेक्ट करेगा। प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका काम है इन्फेक्शन देना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्फेक्शस पार्टिकल। सो अब वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। अब वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना हुआ है, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है कोर में। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। अगर वो डीएनए है तो हम उसको डीएनए वायरस बोलते हैं, और अगर वो आरएनए है तो हम उसको आरएनए वायरस बोलते हैं। और ये डीएनए और आरएनए एक प्रोटीन कोड से अंदर, प्रोटीन कोड के अंदर बंद होता है। इसका मतलब ये है कि ये डीएनए और आरएनए तो हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, और उसके ऊपर जो कवरिंग हुई वो होती है प्रोटीन की। तो दैट्स इट, यही इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर इसका डीएनए या आरएनए होता है, और ये एक पार्टिकल होता है। ये आता है और ये बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की कोई सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, उसके अंदर वो जाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा। ऑल राइट, नाउ इट कैनॉट रेप्लिकेट अलोन। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन नहीं कर सकता जैसे कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स करते हैं। बैक्टीरिया है वो अपने आप में रेप्लिकेट करता है, एक की दो, दो के चार, चार के आठ, 16, और इस तरीके से एक्सपोनेंशियली वो रेप्लिकेट करता रहता है। इसी तरीके से प्लांट सेल हो गई, ह्यूमन सेल हो गई, फंगल सेल हो गई, ये सब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन वायरस के केस में क्या है कि इट कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन। ये कभी भी अकेला अपने आप में रेप्लिकेट नहीं करता, बल्कि इसको चाहिए कि कोई सेल, वो कोई भी सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल है, वो प्लांट सेल है, वो बैक्टीरियल सेल है, वो उसको इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर वो इंसर्ट करेगा अपने आप को, और उसकी जो कंपोनेंट्स है, उसकी जो रेप्लिकेशन की मशीनरी है, उस मशीनरी को वो यूज़ करेगा अपनी कॉपीज़ को बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है वायरस के अंदर, जो बाकी किसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, कि ये किसी भी सेल के अंदर, जो भी उसकी होस्ट सेल होगी, उस सेल के अंदर वो जाएगा, जाकर उसकी मशीनरी को, जो कि रेप्लिकेशन मशीनरी है, डीएनए पॉलीमरेज हो गए और बाकी के एंजाइम्स हो गए, उनका वो यूज़ करेगा, और तब वो अपने डीएनए या आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, और फिर से एक नए पार्टिकल्स बनाएगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। और जब वो ये सारा काम कर लेगा तो काम करके वो उस सेल से बाहर निकल जाएगा, और फिर से वो एक नया होस्ट ढूंढेगा। तो ये किस तरीके की वायरल साइकिल होती है। तो हमेशा याद रखिए कि वायरसेस जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं करते, उनको होस्ट सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो हमेशा उसका यूज़ करते हैं। ऑल राइट, नाउ ऑफन अ वायरस एंड्स अप killing the host cell in the process, causing damage to the host organism। अब वायरल डिजीजेस क्यों होती है? वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो वायरस होता है वो जिस सेल के अंदर वो जाता है, जिस सेल की मशीनरी को वो यूज़ करता है, वो अपनी कॉपीज़ तो बना लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो उस सेल को भी डैमेज करता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो सेल को बाहर निकल के, और वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिज्म के भी उस टिश्यू को डैमेज करता है। और उसी वजह से वो जो एबनॉर्मेलिटी आती है, वो जो एक तरीके का जो डिसऑर्डर आ जाता है पूरी मैकेनिज्म में, पूरे मेटाबॉलिज्म में, पूरी तरीके की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में किसी भी होस्ट के, तब हम उसको बोलते हैं कि ये एक उसने डिजीज़ को क्रिएट किया है। तो इसीलिए जो वायरस होता है वो होस्ट सेल को यूजुअली किल कर देता है, वो उसको मारकर ही बाहर निकलता है, तो वो डैमेज क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। ऑल राइट, नाउ हेयर दे आर 3 काइंड ऑफ वायरसेस। अगर आप देखें पिक्चर, यहाँ पर ये बैक्टीरियोफाज है, और ये बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरियल सेल को
इन्फेक्ट करता है। तो आप देखिए किस तरीके से एक इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आप देखिए, ये ऊपर पूरा का पूरा ये प्रोटीन कोट है, राइट। इसके अंदर ये डीएनए है और यहाँ पर ये इसके अटैचमेंट करने के लिए पार्ट्स हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये अटैच करता है। उसके बाद अपना ये जो डीएनए है इसको इस ट्यूब के थ्रू ये सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है और फिर ये डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी का यूज़ करता है, प्रोटीन्स बनाता है, डीएनए की कॉपीज़ बनाता है और फिर से वो असेंबल हो जाता है बैक्टीरियोफेज में। बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बन जाते हैं और फिर वो उस सेल को किल करके बाहर निकल आते हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज एक तरीके का एग्जाम्पल है जो कि बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है। नाउ ये है टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस पहला वायरस था जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो ये जो है टीएमवी, यहाँ देखिए ये इसका आरएनए है ये, और ये बाहर उसके चारों तरफ ये प्रोटीन के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसमें डीएनए या आरएनए है और उसके बाहर की साइड में जो कोटिंग है वो प्रोटीन की है। और ये एक एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस का देखिए फुटबॉल शेप्ड है और यहाँ के उसके अंदर आप देखेंगे तो डीएनए है और बाहर चारों तरफ इसके प्रोटीन लगा हुआ है। तो सारे वायरसेस जितने भी होते हैं उन सबकी शेप लगभग सेम ही होती है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सब लगभग सेम ही होता है। सबके अंदर आपको डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा और उनके बाहर की साइड जो कोटिंग होगी वो प्रोटीन की कोटिंग होगी। तो ये तो थी वायरसेस की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो वायरस की वजह से ह्यूमंस के अंदर होती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन कोल्ड की। अब ये देखिए कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस से होता है। और ये जो राइनो वायरस है इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके का होता है। ये जो ऊपर आप अलग अलग कलरफुल ये डॉट्स देख रहे हैं, ये जो रीजन्स हैं ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं। तो आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट रेड वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये रिपीटेटिव पार्ट्स हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ देखेंगे आप, ये पूरा पूरा सरफेस आपका प्रोटीन से भरा हुआ है और इसके अंदर इसका अपना न्यूक्लिक एसिड है। तो कॉमन कोल्ड का ये राइनो वायरस है और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन रूट है वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होती हैं। जो भी कोई छींकता है या खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उसके अंदर ये वायरस जाता है और वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करता है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर जो केयर गिवर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उससे भी ये वायरस एक दूसरे को फैलता है। इसके जो मेन सिम्टम्स है वो है स्नीजिंग यानी छींक आना, नेजल कंजेशन, नाक का बंद हो जाती है, सोर थ्रोट गला खराब हो जाता है, माइल्ड फीवर एंड हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। देन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू हम जिसको बोलते हैं वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। और तीन तरीके के वायरस होते हैं, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टाइप सी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये देखिए आप इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी एक तरीके का एक स्फेरिकल पार्टिकल ही आपको दिखाई दे रहा है जैसे राइनो वायरस होता है, लेकिन इसका जो सरफेस प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। ये भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से जैसे कॉमन कोल्ड फैलता है वैसे ही फ्लू फैलता है। इसमें भी फीवर होता है, बॉडी एक होता है, सोर थॉट होता है, कफ होता है और बहुत ज़्यादा फैटिग होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है पेशेंट को। देन कोविड 19 जो है वो सार्स कोव 2 कोरोना वायरस से होता है और ये कोविड 19 का ये वायरस आप देख सकते हैं। ये भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होती हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। इसमें भी फीवर होता है, ड्राई कफ होती है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। आई थिंक ये सभी लोगों को पता होगा बिकॉज ये कोरोना का एक बहुत ही बड़ा पीरियड हम लोगों ने देखा है। और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है और इसी की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। फिर आता है एड्स। एड्स जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एचआईवी से होता है। जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये भी आप देखिए इस तरीके का स्फेरिकल वायरस ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इसके सरफेस प्रोटीन्स नज़र आएंगे। ये बेसिकली जो होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, इन्फेक्टेड नीडल से होता है, मदर टू चाइल्ड होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसी में एक एक्सटेंशन है, इसी का एक पार्ट है जो हम लोग आगे कवर करेंगे, वो पूरा एचआईवी के ऊपर है। और इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअल इम्यून सिस्टम फेलियर हो जाता है, वेट लॉस होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं और फैटीग होता है। तो जब भी ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है इसका मतलब है जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो डाउन हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। और वो जो नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस अपने आप ठीक हो जाते हैं वो इन्फेक्शंस एड्स के पेशेंट में फैटल हो सकते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द डेंगू। और जो डेंगू या डेंगी हम बोलते हैं ये डेंगी वायरस से होता है जिसको फ्लेवी वायरस है एक तरीके का, ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लेवी वायरस का।
और ये एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो से काटने पर होता है। ये इसका बेसिकली वेक्टर है और ये डे बाइटर्स होते हैं, ये दिन में काटते हैं, राइट। ये तो ये याद रखिए, एडीज एजिप्टाई है, ये डेंगू फैलाता है और ये दिन में काटते हैं। इसमें बहुत हाई फीवर होता है, हेडेक होता है और जॉइंट में पेन होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इतना ज़्यादा पेन होता है कि हड्डियाँ टूटने जैसा लगता है कि हड्डी टूट रही है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी हड्डी टूट जाएगी, इसीलिए हम इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। और साथ में बॉडी के ऊपर कुछ रैशेस भी आ जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। देन चिकनगुनिया, चिकनगुनिया होता है वो चिकनगुनिया वायरस से होता है और ये टोगा वायरस है। तो ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, चिकनगुनिया किस तरीके का वायरस होता है, ये स्फेरिकल है ये भी। और इनके सरफेस प्रोटीन्स आप देखिए अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं। और ये जो होता है ये भी एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इसमें हाई फीवर होता है, सिवियर जॉइंट पेन होता है, रैशेज होते हैं और नोजिया होता है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया में जो आपका जॉइंट पेन है वो बहुत कॉमन चीज़ है और उसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस करते हैं और उसी में हम लोग टेस्ट करते हैं, या ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि इसको डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है। देन हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस तीन तरीके के, जो वैसे तो 6 होते हैं बट यहाँ पर 3 है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है और इसमें जो ए, बी और सी हैं वो अलग अलग जो ऊपर सरफेस प्रोटीन्स हैं वो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये देखिए आप, ये हेपेटाइटिस का वायरस है। ये जो ए होता है वो कंटामिनेटेड फूड से होता है या वाटर से होता है, तो ये फीको ओरल रूट हो गया। इसमें फीवर होता है, नोजिया होता है, जॉइंडिस होता है और भूख लगना बंद हो जाता है, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। जो बी होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है या कंटामिनेटेड नीडल से होता है। इसके अंदर जॉइंडिस हो जाता है, फैटिग हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है और देन लेटर स्टेज में सिरोसिस हो जाता है लिवर का, और धीरे धीरे लिवर काम करना बंद करना शुरू कर देता है। देन हेपेटाइटिस सी जो होता है वो मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और इन्फेक्टेड निडल से होता है और ये इसके अंदर क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी लिवर का कैंसर भी हो सकता है, राइट। तो ये हेपेटाइटिस है जो कि बेसिकली लिवर को इन्फेक्ट करता है और ये वायरस लिवर के अंदर जाके उसको डैमेज करता है। देन आता है पोलियो। पोलियो को हम लोग बोलते हैं इन्फेंटाइल पैरालिसिस और ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके का ये पोलियो वायरस होता है। ये बेसिकली कंटामिनेटेड फूड से होता है या वाटर से होता है और ये भी फीको ओरल रूट से होता है। इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है और साथ में पैरालिसिस हो जाता है, स्पेशली ऑफ लिम्स, यानी पैर जो हो जाते हैं, हाथ या पैर, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, साथ में पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो पूरी ज़िंदगी एक तरीके से वो डिसेबल हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं या फिर बहुत मुश्किल से चलते हैं। तो ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत ही पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम है, जो इंडिया में भी बहुत चलता है और आप उसको शायद संडे पोलियो या पोलियो रविवार भी एडवर्टाइजमेंट्स में आप सुनते हैं, जिसमें घर घर में जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। उससे ये पोलियो का बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है इंडिया के अंदर से और वो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है, राइट। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी केसेस देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ एक एरिया में कभी कभी हमको एक स्पोरेडिक एक आध केस आ जाता है, बट वो बहुत ही ऐसे लोगों को होता है जो लोग पोलियो का ड्रॉप्स नहीं लेते या फिर वो कुछ अगर लेते भी हैं तो वो या पोलियो जो वैक्सीन है वो पोलियो की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। ओके। तो नेक्स्ट आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स को हम लोग बोलते हैं रुबियोला और ये जो है वो मीज़ल्स वायरस या मॉर्बिली वायरस की वजह से होता है। तो ये आप देख सकते हैं मीज़ल्स, और यहाँ जो बेसिकली जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन रूट है वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं। इसमें भी हाई फीवर होता है, रैश होते हैं पूरी बॉडी में, कफ होता है और कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, यानी आँखों के ऊपर जो कंजक्टाइवा होती है, जो लेयर होती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो ये एक इसका सिम्टम होता है। मम्स जो है, मम्स के अंदर ये मम्स जो है मम्स वायरस की वजह से होता है और ये पैरामिक्सो वायरस है। और ये मम्स का वायरस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी जहाँ से हमारी सलाइवा निकलती है माउथ के अंदर, वो स्वेल कर जाती हैं, खासकर पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं। इसमें फीवर होता है, पेन होता है और जब हम च्यू करते हैं तो बहुत ज़्यादा जॉ में हमारे अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये मम्स का एक सिम्टम होता है
और एक होता है रुबेला, जिसको हम लोग जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ये रुबेला वायरस की वजह से होता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और इसमें माइल्ड फीवर होता है, रैश होता है, इसमें जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं न्यूबॉर्न में अगर मदर इन्फेक्टेड होती है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के वक्त अगर मदर इन्फेक्टेड है और वो वायरस अगर डेवलपिंग बेबी के अंदर चला जाता है तो वो कंजेनाइटल डिफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो एक वैक्सीन होती है एमएमआर वैक्सीन, जिसमें मीजल्स मम्स और रुबेला होता है, इसके ये वैक्सीन लगाई जाती है और इस वैक्सीन से उसको काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। देन आता है रेबीज़। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, 100% फैटल डिजीज़ है। ये रेबीज़ वायरस से होता है और इसको लाइसा वायरस भी बोलते हैं। और ये रैबिड एनिमल्स जो होते हैं, यूजुअली डॉग्स, कम्युनिटी में जो डॉग्स होते हैं या फिर एनिमल बाइट्स वगैरह के थ्रू भी रेबीज़ फैल सकता है। तो रेबीज़ के लिए तो आपको 100%, अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाके और उसको इमीडिएटली उसमें वैक्सीन लेना पड़ता है। नहीं तो रेबीज़ अगर एक बार हो गया तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता और उसके बाद वो 100% फैटल है। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी को देख के ही डर लगता है। सो ये फियर ऑफ वाटर है। फीवर होता है, पैरालिसिस होते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है पेशेंट। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो डेथ हो जाती है। सो बेसिकली वैक्सीन ही इसका ट्रीटमेंट होता है, राइट। देन स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेटेड है बिकॉज स्मॉल पॉक्स पहली वैक्सीन थी जो बनी थी एंड एडवर्ड जेनर ने इनको बनाया था। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड। ये वेरियोला वायरस की वजह से हुआ करती थी। सो ये आप देखिए किस तरीके का ये वेरियोला वायरस है। इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से ये होता है। इसमें मेन सिम्टम्स होते हैं फीवर या फिर पस्टुलर रैश हो जाते हैं, स्कैरिंग हो जाती है। और लेकिन अब ये वैक्सीनेशन की वजह से इरेडिकेटेड हो चुकी है। देन आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। और जो ब्लिस्टर्स होते हैं इसमें क्या है कि पूरे बॉडी के ऊपर छोटे 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 ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, उसके अंदर पस पड़ जाता है। तो जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे दूसरे को ये फैलता है। इसमें इची वेस्कुलर रैश होते हैं, फीवर होता है और बहुत ज़्यादा फैटीग हो जाता है। देन आता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस। जैपनीज एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है और ये क्यूलैक्स मॉस्क्यूटो जब काटता है तो वो इसको वायरस को ट्रांसमिट करता है। इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कभी कभी बहुत सीवियर केसेस में जो पेशेंट होता है वो कॉमा में चला जाता है। और फिर आता है हर्पीज़। हर्पीज़ को हम लोग कोल्ड सोर्स या जेनाइटल हर्पीज़ भी बोलते हैं। ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ये HSV1 और HSV2 दो तरीके के वायरसेस होते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से ये हो सकता है। इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं अराउंड माउथ या जेनाइटल्स। बहुत ही इचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इस केस में। और फिर आता है इबोला। इबोला जो है वो वायरल हैमरेजिक फीवर होता है और ये इबोला वायरस की वजह से होता है। यहाँ पर एक बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इबोला वायरस का जो आप स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो ये एक तरीके का एक 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 टेप टाइप का स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है और बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जैसे वॉर्म होता है। बट यूजुअली अभी तक आपने जितने भी वायरसेस के स्ट्रक्चर देखे हैं वो सारे के सारे आपको राउंड मिलेंगे या फिर पॉलीहेड्रिक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये इबोला का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है। तो इबोला जो है ये इबोला वायरस की वजह से होता है। ये वायरस है, इसका थ्रेड लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट्स में जिसको इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर उससे हो जाता है तो दूसरे आदमी को हो सकता है। इसमें हाई फीवर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ऑर्गन फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो कुछ डिजीज़ेज़ हैं ये आपको याद करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो डिजीज़ और उनके जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। फॉर एग्जांपल क्यूलेक्स के जो वेक्टर है वो किसका वेक्टर है या एडीज़ किसका वेक्टर है। ये सारी चीज़ें नीट के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आप एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। और याद करके ये पेयरिंग में अक्सर ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ये आपको आपके मार्क्स को स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ की क्लास हम आज वायरसेस की यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।